दोस्तों आदाब। आज हम एक दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। जो पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी वंदे मातरम पे, ये जो सॉन्ग है ये कैसे आ गया वजूद में, कब आया वजूद में, तो किन हालात में। तो दूसरा हमारा जो एपिसोड आज का है यही इसको लेकर हम करते हैं कि मेरी किताब का एक वर्का जो है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। इसका हमने नाम रखा हुआ है एक वर्का मेरी किताब से। तो हम बात करेंगे ये जो फिर इससे क्या हो गया, जो वंदे मातरम का हो गया, या दो ये जो 1905 में जो एक डिवीजन हो गया मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का बंगाल का, और ये जो वेस्ट बंगाल था उसका आपस में हो गया पार्टीशन। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं करीबन करीबन उस वक्त 6 करोड़ लोग थे, क्योंकि बंगाल का हिस्सा उस वक्त बिहार भी था। उस वक्त ये बहुत ही बड़ा एक एरिया था, बिहार भी पार्ट ऑफ दैट था और बांग्लादेश भी था, और इकट्ठे थे उस वक्त। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, तो उस पर ये सारा ये जो मामला हो गया। हिंदू जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ये उस पर एक विरोध किया या अपोजिशन की, जिसके नतीजे में एक वंदे मातरम का एक सिलसिला चला। तो खैर आज मैं ये कहना चाहता हूं इसके नतीजे में क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू दैट व्हाट हैपेंड, उससे एक मिसगिविंग्स या हम कहेंगे मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। उसमें यह हो गया कि जो मुस्लिम नेशनलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया was born from the fear of insecurity that prevailed among the Muslim community as a result of the extremist comportment of many Hindu activists. The fanatical behavior of Bal Kishan Tilak, Aurobindo Ghosh, Lala Lajpat Rai, and other like-minded Hindu extremists who were taken by their religious zealotry did everything but gain the confidence of their Muslim countrymen. उनको जो हो गया एक मिसट्रस्ट हो गया, बाकी मुस्लिम लीडर्स थे या मुसलमान थे, उनको मिसट्रस्ट हो गया इसी बात को लेके इन लोगों के खिलाफ, ये इनके खिलाफ बढ़ गए। तो इसमें क्या लिखता है, ये जो एक मुशीरुल हसन एक राइटर है, उन्होंने लिखा है that the collision between religious conservatism and political extremism hindered their Hindu activist mobilization. The Hindu character of the Indian National Congress, which marked the beginning of the Hindu-Muslim friction, or rather brought to the fore the already existing friction between both communities, only alienated the Muslim nationalist leaders who, growing anxious, realized the necessity of setting up Muslim organization on all India level that would be capable of uniting Muslims of India and defending their interest. In nutshell, ये जो हिंदू नेशनलिज्म है रेंडर्ड, ये जो सर्विस उन्होंने की, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिनेट कर दिए मुसलमान। और वो इसी के सूरत में फिर आप देखिए 1906 में मुस्लिम ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई इन रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंड ऑन 1905 में। और दूसरे साल इन्होंने नेक्स्ट ईयर 1906 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई मुसलमानों ने, जिसका नाम तो मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं हम। मुस्लिम लीग को आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए आप फिर कैसे ये सारा किस्सा हो गया। उस वक्त कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट भी था, आप देखिए आप हैरान हो जाओगे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी तकरीबन तकरीबन 6 साल रहा है, जिन्ना भी। एंड जिन्ना वाज अ सेक्युलरिस्ट टू द कोर, he was not biased या कोई भी he was not practicing any kind of a religion. So एक जमाने में फिर उसने भी जब रियलाइज किया तो वो भी गया फिर इस मुस्लिम लीग में हो गया। तो मुस्लिम लीग का वो लीडर बन गया और अल्टीमेटली उसी ने चलाया। वो अपनी जगह एक किताब में लिखता है, अपने इसमें कहीं बयान में उसने कहा है कि मैंने जो ये बनाया है पाकिस्तान, मैंने खुद बनाया है और मेरे स्टोनोग्राफर ने बनाया है, कि आई जस्ट क्रिएटेड पाकिस्तान ऑफ माई ओन विद द हेल्प ऑफ माई स्टोनो एंड देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, एक जमाने में उनको बिल्कुल किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे वो मदनीज हो, देवबंदी हो, जितने भी यहाँ मुसलमान थे, या जमात इस्लामिया अगर आप कहोगे, जमात इस्लामिया हिंद जो था, उन्होंने भी नहीं उसको सपोर्ट किया, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। आप देखिए लेफ्टिस्ट मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ इनको उस वक्त ये मानना पड़ेगा कि अहमदीज जो थे, अहमदीज ने साथ दिया इस मूवमेंट को उस वक्त। और ये उस वक्त फिर देखिए एक ज़माने में जो जिनका फिर कॉन्सेप्ट था, जैसे इकबाल का था, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का,
और ये जो सर सैयद अहमद खान वो मर गए बीच में ही छोड़ के, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट फिर दिया था, देन जिन्ना टुक इट अप। तो आप देखिए जिन्ना को किसी ने साथ नहीं दिया, वो अकेले फिर लड़ता था ऐसे ही फोरम्स पे, बिकॉज ही वाज नेवर अ वायलेंट लीडर। तो उसने कोई वायलेंस कभी नहीं की है प्रमोट। ये एक आपके लिए जानकारी होगी कि जब अंग्रेजों ने एक ज़माने में जिन्ना को कहा कि हम आपको टाइटल देंगे सर का, ही रिफ्यूज टू टेक दैट टाइटल बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल। जैसे लोग कहते हैं कि उसको उकसाया या ही वॉज अ पैपेट ऑफ दिस ब्रिटिश। तो इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ही रिफ्यूज दैट टाइम। आप देखिए, अगर आप देखेंगे एल के अडवाणी के रिमार्क्स जिन्ना के बारे में, या जसवंत सिंह जैसे जो स्टॉन्च बीजेपी के या आरएसएस आइडियोलॉजी के थे, उनके रिमार्क्स देखेंगे। जसवंत सिंह ने अपनी किताब में ज़बरदस्त इसका लिखा है, खराज अकीदत में, कि जिन्ना कितना सेक्युलर था, ही वुड टेक एवरीबडी अलोंग। जो उसका कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का, वो भी यही था कि वो सेक्युलर एक मुल्क बनाए। बहरहाल वो 1 साल के बाद ही फौत हो गए उसके बाद, एंड ही वाज नोइंग हिज डिजीज, इट वाज फैटल। तो ही वांटेड टू सी द इवन द रे ऑफ हिज कंट्री। अल्टीमेटली ही डाइड आफ्टर 1 ईयर। खैर, मुझे ये कहना है कि उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। फिर पाकिस्तान का हाल क्या हो गया वो भी आपको पता है। तो हिंदुस्तान में जो ये बेसिकली जो सीड था, ये वही था। आप देखिए, ये 1850 में कहीं या 60 में ये जो टू नेशन थेरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था हिंदू महासभा ने, या जो भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर चलते चलते अब 1905 में इसका एक उभरता गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये सारे फिर मिलजुल के आप देखिए इसी का ये जो हम पहले पहले भी मैंने कहा, जिसने वंदे मातरम लिखा हुआ है, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि वंदे मातरम का क्या एक्चुअली है, कि ही वाज सेइंग कि हमें मुसलमान और ब्रिटिश एक जैसे दुश्मन है। खैर, बहरहाल तो अब फिर चलता गया ये। मैंने ये कहा कि वजूद में कैसे आया ये मुस्लिम लीग इसका ही आउटकम था। इट हैज कम आउट ऑफ दिस द फिरोसिटी ऑफ द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, या उनका बिहेवियर, उसने इसको बना दिया। अच्छा, ये जो कह रहे थे हिंदू नेशनलिस्ट रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू दोज एलिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया टू फॉर्म इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, ये मुस्लिम लीग का फिर बन गया। इसके बरक्स आप देखिए, अगर हम यहां की बात करें, तभी 1930 में जब ये सारा सिलसिला अब ऑफसेट हो गया, तो यहां 1930 की दहाई में ही उसी वक्त आप देखिए 1930-31 में उभरा एक नया लीडर, जो यहाँ एक तजब्जुब हुआ। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ हिंदू रूल था अंडर महाराजा हरी सिंह। एंड दिस महाराजा हरी सिंह वाज इन टच विद, तब तक तो आए थे एम एस गोवलकर जैसे, जिसको ये गुरुजी बोलते हैं। फिर ये जो हेगड़ेवार था उसका कॉन्सेप्ट था। फिर ये जो वी डी सावरकर जैसे लोग, उनका जो ये तो बिल्कुल एक कंप्लीट उनका आइडिया था टू नेशन थ्योरी पे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ का, देखिए जब उभरा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक लीडर की सूरत में, तो उसको बड़ा ज़बरदस्त भरपूर साथ दिया, ही गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। मगर वो शेख साहब का एक तरीका था, वो बड़ा इस मामले में वो किसी को नहीं चाहता था अपने साथ लेना। ही वुड नेवर टेक एनीबॉडी अलोंग। जो कुछ भी वो करता था वो अपने तरीके में करता था, मगर वो एक साथ लेता था। जैसे आप कहते हैं, जैसे ये अपना ये जो पीएन बजाज, उसका बड़ा ज़बरदस्त एक एसोसिएट था, एक उसके साथ अखबार भी उसने खोला फिर बाद में, और जर्नलिस्ट भी बना। फिर उसके बाद वो लीडर बन के गया, और फिर वही बजाज उसकी पर्सनालिटी पे लिखता है। उसने किताबें लिखी हैं काफ़ी, उसकी जो पर्सनालिटी है उसने डिफाइन की हुई है, कि इसका जो अल्टीमेटली बजाज अपनी किताब में लिखता है, पीएन बजाज, कि ये चाहता था अल्टीमेटली कश्मीर अपने लिए और अपनी प्रोजनी के लिए, जैसे इस वक्त हो रहा है। थर्ड जनरेशन इसकी इस वक्त रूल कर रहा है अंडर दिस इंडिया एंड इंडियन कंट्रोल। मगर उसको शायद ये नहीं पता था कि इसका कंप्लीट मर्जर होगा। ही लैक्ड दैट विजन, कि ये एक जमाने में कंप्लीट एमर्ज होगा एंड एसिमुलेट होगा कश्मीर, वैसे ही जैसे अदर स्टेट्स बनेंगे तो या बन गए। तो उसको वो विजन नहीं था। खैर, बहरहाल शेख का एक अपना तरीका था। ही गॉट, उसने पहले ही अपने ये जो अपोनेंट्स थे, जैसे मीर वाइज यूसुफ शाह साहब थे, उसको भी यहाँ से फारिग कर दिया, निकाला, यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया, एग्जाइल कर दिया। इस पीएन बजाज जो इसका ज़बरदस्त एसोसिएट था, इसको भी एग्जाइल किया एक ज़माने में।
आप देखिए ये है हमारे, और अगर आप देखोगे यही वंदे मातरम मैं कहता हूँ कहाँ से कहाँ से आ गया, अल्टीमेटली ये जम्मू कश्मीर पे भी फॉल हो गया, ये यहाँ भी एक चर्चा में हो गया, क्योंकि ये जो आरएसएस के या हिंदू महासभा के लोग थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, ये सारे इन टच थे महाराजा हरि सिंह के साथ। आप देखिए 1930 के ज़माने में या 31 या 32 में, 31 में आपको पता है जब वो यहाँ फायरिंग हो गई, 22 पीपल वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन दिस आउटसाइड सेंट्रल जेल, श्रीनगर सेंट्रल जेल। तो उसमें उभर के आया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हालांकि सारा जो उस वक्त ये एक मैं ये अपराइजिंग कहूँगा, अपराइजिंग जो उठाई थी कश्मीर में, वो उठाई थी अब्दुल कदीर ने, जो कि अफगान ओरिजिन का था, जो जेल था वहाँ, जो बटलर था ब्रिटिश आर्मी में। तो कहना यह है कि उसको भी साइडलाइन कर दिया इसने। फिर जो भी आता था उसको साइडलाइन करके अपने आप को लीडर बनवाया, और वो इतना पॉपुलर हो गया। इस पॉपुलरिटी उसने ज़्यादा गेन कैसे की, उसको तो एक वो कुरान शरीफ पे बड़ा ज़बरदस्त होल्ड था, वो रिसाइट करता था, लोगों को अट्रैक्ट करता था, उसकी आवाज़ बड़ी उसकी एक ये थी अट्रैक्टिव। और अच्छा, यहाँ एक बड़ी एक अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इकबाल के जो शायरी थी या शेर थे, इनकलाबी शेर, वो ज़बरदस्त यूज़ करता था शेख साहब, और लगता था कि बड़ा इम्प्रेस है सर मोहम्मद इकबाल से। मगर जो उसकी आइडियोलॉजी थी, वो शेख साहब ने कभी नहीं अपनाई, क्योंकि वही इकबाल, डॉक्टर इकबाल, वो एक प्रोपोनेंट था इस टू नेशन थ्योरी का। फिर बाद में ही कैरीड दैट फॉरवर्ड, ही ऑल्सो वांटेड a new country for Muslims called पाकिस्तान। तो उसका भी ये तस्वुर था या उसका एक ख्वाब था ये पाकिस्तान कयाम का। तो खैर बहरहाल वो 38 में ही मर गए इकबाल। तो इसलिए वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके शेख साहब को, और उसी 38 में उसने अपनी पार्टी का भी नाम बदला, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक नया एक सिलसिला बन गया। वो चाहता था कि उनको अपीजमेंट करना ताकि लोग आए। हालांकि दो तीन ही रहे थे उस वक्त उसकी पार्टी में नॉन मुस्लिम्स, बाकी तो अदरवाइज सारे मुसलमान ही इसको सपोर्ट करते थे। कश्मीर में तो ज़बरदस्त सपोर्ट था, जम्मू में था ही नहीं, बिकॉज इस वक्त देयर रूल, हिंदू डोगरा रूल था ये। तो ये है कहानी आज की। इस पे मैं ये कहना चाहता था कि ये जो मुस्लिम लीग या कैसे वजूद में आया, और शेख साहब का ये फिर उसके साथ डिफरेंट पाथ लेना कश्मीर में, और उसने फिर बना दी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये है आज का हमारा टॉपिक। शुक्रिया, खुदा हाफिज।